Yes, everybody. So till now we have covered three parts of conic section: circles, parabola, and ellipse. Now the last topic, as per NCERT syllabus or CBSE syllabus, is hyperbola. Hyperbola is primarily you will find it as the opposite case of ellipse. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. इसकी इमेज से आपके सामने रखता हूँ. ये एलिप्स होता है, जैसा, और हमारा हाइपरबोला कुछ ऐसा हो. आपको एक, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं कि अगर इस एलिप्स को बीच में से मैं काट दूं और दोनों उल्टे कर दूं तो क्या पैदा हो रहा है? हाइपरबोला. तो आप इवन इसकी डेफिनेशंस, इसकी टर्मिनोलॉजी को भी जब आप पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि ये तो बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज पे खेल रहा है. So please write down first of all its definition. Point number 1, hyperbola. It is the set of all points. It is the set of all points in a plane. The difference of, it is a set of all points in a plane. In a plane. The difference of whose distances from two fixed points is always constant. थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कराऊं. आपके सामने एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी? द सम ऑफ whose distances from two fixed points. टू फिक्स पॉइंट्स कौन से थे? फोकाई. तो फोकाई से जो एडिशन ऑफ सम ऑफ दोज पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. अब क्या कह रहे हैं? डिफरेंस. अब क्या कह रहे हैं? डिफरेंस. अब इस चीज को समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं. मैंने आपको अभी अभी शेप की बात, ये मेरा पैराबोला है, सही है. मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ पैराबोला. तो फोकस, सॉरी पैराबोला बोल रहा हूं, हाइपरबोला. ये जो है मेरा फोकस 1 है और ये जो है मेरा फोकस 2 है. ऑब्वियस है हाइपरबोला के अंदर होगा कहीं. मैं कहता हूं ये मेरा पॉइंट P1 है. सो P1 का डिस्टेंस किससे? F2 से. और ये डिस्टेंस कहां से? F1 से. तो कहना क्या चाह रहे हैं वो, यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो P1 F2 माइनस P1 F1 है उसमें एडिशन था. अब क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्शन. ऑब्वियस है, दिख रहा है ये बड़ी लेंथ और ये छोटी लेंथ है, तो ऑब्वियस है दिस माइनस दिस होगा. और लेट्स सपोज ये पॉइंट ले रहा हूं P2 ऑन हाइपरबोला. तो यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, अब किसको माइनस करो? P2 F1 माइनस P2 F2. ये फिक्स होगा. आप तो नहीं. अच्छा कोई और पॉइंट लो जी, कोई और पॉइंट बात करो. हाँ, ये सारा स्ट्रक्चर हाइपरबोला. तो अगर मैं पॉइंट P3 ले रहा हूं तो यहां से F1 से आया और यहां से F2 से आया. अब बड़ा कौन है? P3 F2. दिस शुड बी इक्वल टू क्या होगा? P3 F2 माइनस P3. तो ये जो पार्ट है, ये जो डिफरेंस है, हर बार अगर कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट सॉरी नॉट कंसिस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं? इट विल फॉर्म अ हाइपरबोला. तो बहुत सारे पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो जो पाथ फॉर्म होगा वो पाथ क्या कहलाएगा? हाइपरबोला. वो पाथ क्या कहलाएगा? हाइपरबोला. क्या ये बात समझ नहीं सकते? करिए. Yes, everybody. Point number 2, please write down. The two fixed points are called foci. The two fixed points are foci. Namely F1 and F2. ये जो दो पॉइंट है ये हमने फोकाई मार्क कर लिए. Point number 3.
the midpoint of the line segment, the midpoint of the line segment joining the foci is called center of hyperbola. तो अगर जहां पे मैं दोनों फोकाई के मिड पॉइंट को, इसकी डिस्टेंस के मिड पॉइंट को कहूं, तो ये मेरा क्या बना, सेंटर बना. तो एलिप्स में भी कुछ ऐसा ही था, दोनों फोकाई का मिड पॉइंट क्या था, सेंटर था. यस और नो, क्या बात समझ आ गई. पॉइंट नंबर 4, द लाइन थ्रू द फोकाई is called transverse axis. हाँ जी, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन सारी की सारी, इसे क्या बोल दूं, ट्रांसवर्स एक्सिस. उसमें क्या कहते थे, मेजर एक्सिस. याद है, एलिप्स में हम बोलते थे मेजर एक्सिस. नेक्स्ट, the line through the foci is transverse axis. अब देखिए, the line through the center and perpendicular to transverse axis is called conjugate axis. अब नोटिस करिए, अगर मैं यहां से लाइन एक निकाल दूं तो ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस. और ये क्या कहला रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस. सही है. आगे पॉइंट नंबर 6, हमने मेजर की जगह माइनर ट्रांसवर्स कर लिया, माइनर की जगह क्या कर लिया, कॉन्जुगेट. क्या रह गया, फोकाई कर लिया, रह क्या गया, वर्टेक्स. क्या रह गया, हाँ जी. क्या होगा वर्टेक्स की डेफिनेशन, खुद सोचो. हाँ जी, नहीं, ये है वर्टेक्स. एलिप्स के वर्टेक्स बाहर को थे, इसके वर्टेक्स अंदर को. प्लीज राइट डाउन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of hyperbola and transverse axis form vertex or vertices primarily because there are two. ठीक है जी, form vertices. Point number 7. हाँ जी, नोटेशंस. ये सारी गेम है आपके सामने. अब आपके सामने ये बना दिया मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस. अगर आपको याद हो, एलिप्स के दौरान भी मैंने पहले कहां से शुरुआत की थी, एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस लेके सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहां भी दो हाइपरबोला बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो ये जो मेरा वर्टेक्स बना, कुछ ऐसा बना हो. यस और यहां पे कहीं फोकाई, अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा. वहां पे एलिप्स में द डिफरेंस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई को क्या लेते थे, हाँ, 2c. वेरी गुड. द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टेक्स को क्या लेते थे, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2. उसको हम ए और बी से लिखते थे, याद है, ए और बी. इसको क्या लेते थे, 2a. रह क्या गया,
2b। अब आपके सामने अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, मैं फिर इसको मन में वो लेता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला भी यही होने वाला है रीजन पे जिसका सेंटर बनेगा। तो यहां पे मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस बना, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है ये, ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों तरफ सेम प्रोपोर्शन में जाएगा, सही है। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये क्या होनी चाहिए, 2। कहानी पकड़ में आ रही। तो ये 2b, ये 2a और ये 2c। इस बार सबसे बड़ा कौन, 2c। कहानी समझ में आ रही है। तो रिलेशन चेंज होगा, पहले नोट करिए, इसमें 7 पॉइंट में लिखे कॉमन नोटेशंस। We denote the distance between two foci। मैंने आपको सब बता दिया, फिगर सही क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई एज 2c। डिस्टेंस बिटवीन टू vertices as 2a। डिस्टेंस बिटवीन टू vertices as 2a, और ब्रैकेट में लिख लो 2a को लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है, ठीक है। इज दैट ओके? ठीक है जी, ये कम लोगों को पता होती है चीज। तो ये सारा एक्सिस नहीं है, एक्सिस सिर्फ इन दोनों के बीच का है। अगर आपको याद हो एलिप्स में ये फिगर ऐसी थी, यहां पॉइंट ए था, यहां पॉइंट बी था, तो ये थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो याद रखने की चीज, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, दोनों वर्टिसेस का ज्वाइनिंग। हाँ जी, हाँ मैं एक्सिस बता रहा था पूरा आपको, पर लेंथ इतनी है, इसकी सिमेट्री में तो चलेगा ही ना अगर एक्स एक्सिस है पूरा। पर अगर मेरे को कोई पूछे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज नथिंग बट ए एंड बी। इज दैट क्लियर? ए से लेके बी तक, ठीक है। तभी मैं आपको हर चीज कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा डिक्टो एलिप्स जो किया ना वो करने वाले हैं, उसमें भी ए भी होता था, वो सबसे बड़ा पार्ट था, अब सबसे छोटा पार्ट ए है। कहानी समझ में आ रही? इज दैट क्लियर? 2a। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट रह गया, दैट इसी के अंदर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन C and D is 2c। डिस्टेंस बिटवीन 2b, सॉरी मैंने c बोल दिया, 2b, which is called length of conjugate axis। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। पॉइंट नंबर 8, रिलेशनशिप। अब मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने एलिप्स में सारे प्रूफ किए हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए, बी एंड सी। अब मेरे को कोई जल्दी से बताओ एलिप्स में क्या रिलेशनशिप था? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पाइथागोरस लगी थी, पर मैंने प्रूफ किया था, और मैंने तब क्या सिखाया था, ए सबसे बड़ा है, तो वो हाइपोटेन्यूज मन में सोच लो। यहाँ को बोल लो, वही सुनना चाहता हूँ। तो भाई आप खुद समझ गए कि यहाँ सी सबसे बड़ा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बताने की जरूरत है, कहानी समझ में? सी सबसे बड़ी लेंथ है, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, वैसे ही प्रूव होगा। तो आई एम नॉट गोइंग विद द प्रूफ पार्ट, तो आप एलिप्स वाले को फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, क्यों? सी सबसे बड़ा है, पाइथा किसमें जाएगी? ठीक है जी, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। एक्सेंट्रिसिटी, पॉइंट नंबर 9। क्या थी एक्सेंट्रिसिटी वहां पे? इज इक्वल टू, तो यहां भी एक्सेंट्रिसिटी रहेगी सी बाय ए, ठीक है जी। हाँ जी, एक छोटा सा हिंट आपको बताऊं, एलिप्स में जो सी था वो छोटा था ए से या बड़ा था? छोटा था। तो एक लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, प्लीज, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो सी छोटा था और ए बड़ा था, तो इसका मतलब एक्सेंट्रिसिटी इन केस ऑफ एलिप्स हमेशा 1 से क्या होगी? छोटी होगी। और यहां सी 1 से बड़ा क्या छोटा है? तो इसका मतलब यहां पे एक्सेंट्रिसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी।
तो ये एलिप्स में भी पॉइंट ऐड कर लेना, एक्सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेसर। क्या ये बात समझ आई सब? बोलिए श्योर। हाँ जी, हम उसमें ए के अकॉर्डिंग याद रखते थे ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सबसे बड़ा था तो उसको हाइपोटेन्यूज लेके चल पड़े। हाँ जी, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। लिखिए पहले इसके अंदर सब पॉइंट बना लीजिए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज सिंपलेस्ट। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज सिंपलेस्ट if the center is at origin. If the center is at origin and foci lies on either x-axis or y-axis. Foci lies on either x-axis or y-axis. अगला सब पॉइंट इसके अंदर, देयर आर टू hyperbolas, a horizontal and a vertical. A horizontal and a vertical. आइए अब आपके सामने मैं इसके पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। बेटा अगर ये मेरा पॉइंट, ये लेंथ 2a है, तो ये अगर मेरा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आए 0,0, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? c,0। और इसके? इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? श्योर? बोलिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,b। और इसके कोऑर्डिनेट्स 0,-। मैंने कल जैसे किया सब। तो याद रखना ये मेरा कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल। ये बात क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर हुए? अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसमें डिफरेंस पे बात चल रहा है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या थी? x² + y² इक्वल टू 1। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन आएगी x² - y² इक्वल टू x² - y² इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? और अगर इसी की मैं आपके सामने एक और फिगर रखूं, आज वो छुट्टी कर दी है रचिता? रिया कहां? हाँ जी, अगर इसी की मैं एक और फिगर आपके सामने रखूं, which is ये कौन सा हाइपरबोला लग रहा है? वर्टिकल। ये सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,2। इसके क्या है? 0,a और यहां पे 0,-। फोकाई अंदर है। F1 इसका आया 0,c और F2 0,-c। सही है जी? और इसका मतलब यहां तक की लेंथ, समझ गए ना? यहां तक इलेक्ट्रिक ट्यूब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं इसके साथ, ठीक है, ये आगे जाके मिलता होगा कहीं पे, तो ये पॉइंट क्या आया? b,0 और ये पॉइंट क्या आया? -b,0। तो इस एलिप्स की, इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? आपको x² / b²।
-1 ही है। किसकी इक्वेशन होगी? जो आपने बोला उसको नेगेटिव कर दो। वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी। इसमें क्या चलना है, मेरी बात याद रखना। डिफरेंस में हम फंस जाते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। उसमें क्या याद रखा था कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो जिसके नीचे ए है वो बड़ा है और उस एक्सिस पे बनेगा। पर यहां पे हम क्योंकि डिफरेंस में बात चल रही है तो हम क्या करते हैं कि हम पहली assumption लेके चल रहे हैं कि भाई ए जो है बी से बड़ा है। यस और नो? तो ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंस है तो मैं अगर ए वाई एक्सिस पे आ रहा है, ए अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो वाई को आगे रखना, क्योंकि एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस आता है, बिकॉज 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। Did you get this point? तो याद रखने का तरीका क्या है कि जिस फोकस जहां पे है, फोकस जहां पे है, द हाइपरबोला इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। इज दैट क्लियर? सही। बस याद रखना है अगर एक्स एक्सिस पे है तो भाई होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर फोकस जो है हमारा वाई एक्सिस पे है तो होने वाला है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। क्या बात समझ आई सबको? करिए प्लीज। यस एवरीबॉडी, पॉइंट नंबर 11 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 11, लेटेस्ट रेक्टम। इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट perpendicular to the transverse axis. It is a line segment perpendicular to the transverse axis and passing through one of the foci या any of the foci and whose endpoints lie on B हाइपरबोला। ये सेम डेफिनेशन उसमें थी, याद है? फोकाई से पास करते थे और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस से। तो ये देखिए, ये जो है, ये जो मैंने दो परपेंडिकुलर बनाए हैं इन्हें बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, ये और ये लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, आगे लिखिए इसी के अंदर द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LLR, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is equal to length of latest rectum is equal to 2b square upon a, same formula exact ellipse का इसका 2b square upon a। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, पॉइंट नंबर 12 बना लीजिए। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, टेक्निकली मैं सम अप कर रहा हूं सारे पार्ट को, और यहां से आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। लिखिए जरा पहला पॉइंट, हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद, हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू both the axes AX ES। Similarly ellipse भी both the axes के सिमेट्रिक था, if you remember। Next point, foci always lie on, this is more important point to me, the foci always lie on कहां पे? हाँ, not x axis but transverse axis। Foci always lie on transverse axis। Third point, it is the positive term, it is the positive term whose denominator gives the
ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ये गेम समझिएगा, ये पूरी चीज का निचोड़ है। मेरे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। और तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। और चौथा केस है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। देखिए भाई साहब, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। माइनस 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 मतलब ये क्या है? हाइपरबोला। ये भी हाइपरबोला और ये भी हाइपरबोला। यस और नो? बोलिए। तो प्लस वाला क्या हो गया? एलिप्स। पहली पहचान। दूसरी पहचान, बच्चा कहता है जो बड़ा है 16 बड़ा है तो ये कौन सा एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। यही कह रहे 16 बड़ा के 25 बड़ा? गलत, ये लिखा हुआ माइनस 25। तभी मैंने ये लाइन लिखाई, इट इज अ पॉजिटिव टर्म whose denominator gives the transverse axis। तो पॉजिटिव टर्म कौन है भाई? क्या ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो फिर ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अभी बात समाप्त कर दें, इधर आ जाओ। फिर से कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। इसीलिए इसमें अगर वाई एक्सिस का क्वेश्चन है हमेशा वाई आ गया है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन ऐसा बनता वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? हाइपरबोला है और कहां बनेगा? वाई एक्सिस। समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होना, जो पॉजिटिव है वो आगे आएगा। यही मैंने पहले ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन बताई थी बात कि भाई आपने जो जिस एक्सिस पे है वो आगे रखो, बात ही नहीं। मैंने इसमें ये पीछे नेगेटिव है ना, तो आपने सिर्फ क्या देखना है? कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। अगर यही चीज को मैं ऐसे बदल दूं, सुनना मेरी बात, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो भी आप समझोगे ये क्या है? ये हाइपरबोला। क्या है? और किस पे बना हुआ है? वाई एक्सिस। कहानी पकड़ में करिए।